हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2 का जो लाइव टेस्ट 12 कराया गया था 5 एंड 6 जनवरी का, उसका डिटेल्ड एनालिसिस एंड मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा और सेफ स्कोर क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर टेस्ट में वो भी डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा पेपर था जिसमें चारों सेक्शंस बैलेंस थे, ओवरऑल मॉडरेट पेपर था ये। ठीक है, तो देखते हैं कैसे चीजें चलेंगी। और जो लोग सीजीएल 2025 से एचएसएल 2025 भी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट कोर्स ऑफिसर बैच अवेलेबल है और साथ के साथ उनके टारगेट ग्रुप्स भी 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। यू कैन एनरोल। अभी आरआरबी टेक्नीशियन 3 2024 सीबीटी 1 की आंसर की आई थी, 23 शिफ्ट में पेपर हुआ था। सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। ठीक है, जीके की पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज भी डाली है, उसके अलावा वन लाइनर फॉर्मेट में, मॉक फॉर्मेट में भी डाली है, मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग डाली हुई है मॉक फॉर्मेट में, और सारी ऑफिशियल फॉर्मेट में कंपाइलेशन अलग है। तो ये सारी देख सकते हैं। और आपको अभी रेलवे में और भी एग्जाम्स हुए हैं, आरपीएफ एसआई हुआ है, एएलपी हुआ है, टेक्नीशियन 1 हुआ है, उन सब की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एसएससी एग्जाम से रिलेटेड या रेलवे एग्जाम से रिलेटेड मिलती है। साथ में सारे प्रीवियस ईयर पेपर और जो इंपोर्टेंट वीडियोज होती हैं वो भी मैं वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अभी जो भी बेस्ट लेटेस्ट एग्जाम्स हो रहे हैं सभी के अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको अलग से करवाता जा रहा हूं, तो उन वीडियोज को बिल्कुल भी मिस ना करें अपने मेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं और बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट तो वो आप देख ही सकते हैं। चलिए, लाइव टेस्ट कैसे एक्सेस करना है यू ऑल नो डेट नाउ, राइट। अभी जल्द ही कोशिश करेंगे इसी हफ्ते से टीयर 1 2025 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लाइव टेस्ट भी हम स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल इसमें लोगों का जो एवरेज स्कोर रहा है वो 29.4 रहा है और मीडियन स्कोर 30 रहा है। पिछले टेस्ट में, उससे पिछले टेस्ट में भी लगभग सिमिलर सा परफॉर्मेंस था। अगर मैं बात करता हूँ कंप्यूटर सीपीटी पोस्ट के लिए यूआर की कट ऑफ 27 मार्क्स रहती है, तो थोड़ा सा ध्यान आप सभी लोग जरूर देते रहिए। पेपर का लेवल मॉडरेट है, हर सेक्शन से हमने कोशिश करी है कि मॉक के अंदर क्वेश्चन डाले जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा एक्चुअल पेपर आया तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, ओवरऑल अगर 390 मार्क्स जिसके बेसिस पे मेरिट बनती है उसका अगर हम देखें तो इसमें एवरेज स्कोर बच्चों का रहा है 233.86, 234 मान लीजिए, मीडियन 256 हो गया, और टॉप 15 एस्पिरेंट्स का एवरेज स्कोर रहा है 365.87। अगर हम एग्जाम लेवल की बात करें तो ये ओवरऑल मॉडरेट साइड रहा है। ठीक है, एसएससी का पेपर जनरली इजी टू मॉडरेट साइड रहता है मेंस का। ठीक है, पिछले सालों को अगर हम देखें तो ये उससे थोड़ा बेटर लेवल इसका रहा है मॉडरेट साइड, तो इतना तो आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए एग्जाम के लिए। स्कोर देखें, 340 से ज्यादा स्कोर करने वाले 73 एस्पिरेंट है स्मोक में, 300 से ज्यादा स्कोर करने वाले 2566 कैंडिडेट्स हैं, 290 से ज्यादा स्कोर करने वाले 4266 कैंडिडेट्स हैं, और इस तरीके से टोटल जो ये मॉक दिया लगभग 23 to 24,000 एस्पिरेंट्स ने दिया। परसेंटाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने स्कोर पे कितनी कितनी परसेंटाइल बन रही है। मेरे हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी का जो इस पर्टिकुलर टेस्ट में जो सेफ स्कोर रहेगा वो 290 मार्क्स रहेगा, और फॉर 2400 ग्रेड पे पोस्ट, 4200 या 4600 ग्रेड पे पोस्ट के लिए जो इसमें सेफ स्कोर रहेगा वो 300 मार्क्स के आसपास रहेगा। अगर आपका इतना बन रहा है तो आप काफी हद तक सेफ हैं। सेक्शन 1 की बात करूंगा तो एवरेज स्कोर 124.37 रहा है, मीडियन स्कोर 131 रहा है। ठीक है, जो सेफ स्कोर है वो 145 है इस पर्टिकुलर टेस्ट में, लेवल ओवरऑल मॉडरेट साइड रहा है इसका। ठीक, उसके बाद अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो एवरेज स्कोर 109.6 है आउट ऑफ 210, और मीडियन स्कोर है 127। इसका भी जो सेफ स्कोर है 145 मार्क्स है। बस ये कितने में से है, 210 में से है, और ये 180 में से था सेफ स्कोर। ठीक, ओवरऑल लोगों ने कितना स्कोर किया आप देख सकते हैं, 190 प्लस स्कोर करने वाले 28 एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, 150 प्लस स्कोर करने वाले यहाँ पे 3531 कैंडिडेट्स हैं, एंड सो ऑन, यू कैन चेक आउट। बाकी टेस्ट सीरीज तो आपको पता ही है, आप लोग देख ही सकते हैं। जो लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली एसएससी एग्जाम्स का तो सारे मॉक फॉर्मेट में डाल ही देते हैं। रेलवे एग्जाम्स के भी कोशिश करेंगे हम जितने ज्यादा डल पाए मॉक फॉर्मेट में, वो फीचर में अपलोड कर देंगे, तो यू कैन ट्राई इट आउट। अब हम मैथ्स के सॉल्यूशन सारे के सारे एक एक करके देखते हैं कि किस क्वेश्चन का लेवल कैसा था, उसे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है एक आदमी अपनी विल लिखता है कुछ इस तरीके से कि जो उसके पास 234 लाख रुपीज की टोटल वेल्थ है ना, वो अपने 3 बेटे अजय, भानु और चंदू में देना चाहता है। ठीक है,
उसने जिस रेशियो में बांटना चाहा वो था 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, लेकिन लॉयर ने गलती से 2:3:4 में बांट दी। तो हमें बताना है कि इस ट्रांजेक्शन से मैक्सिमम गेन किसे हुआ इन तीनों सन्स में से। और ठीक है, तो मैक्सिमम गेन की वैल्यू बतानी है, किस सन को हुआ वो नहीं बताना सबसे ज्यादा। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब क्योंकि पढ़ने में जैसे 4 लाइन का क्वेश्चन है तो हम जनरली लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि पढ़ेंगे सोल्व करेंगे टाइम लग सकता है, बट अगर पढ़ लिया है तो सोल्व किया जा सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन जैसे सीजीएल में पूछा जा चुका है। देखो एक्चुअली में बांटना किस रेशियो में था, 1:2:1:3:1:4। अगर 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 12, तो आप यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6:4:3 ये आएगा। लोअर ने किस रेशियो में बांट दिया, 2:3:4 में। अच्छा क्या चीज कॉमन है, जो टोटल पैसा बट रहा है वो कॉमन है। अगर रेशियो को मुझे इक्वेट करना पड़ेगा तो आप कहेंगे सर टोटल रेशियो यहाँ पे कितना बनेगा मेरे पास 13, और यहाँ पे कितना बन रहा है मेरे पास 7 और 2 9। तो यहाँ पे मुझे सब में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेशियो को मेंटेन करने के लिए, 13 से मल्टीप्लाई कर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास 9 × 13 टोटल सम कितना हो जाएगा। 9 × 13 कितना होता है हमारे पास, पूरा लिख लो। टोटल मैंने कहा वेल्थ इतना रेशियो होगा, अब ऊपर भी इतना ही है नीचे भी इतना है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये किसके बराबर दे रखा है हमें, 234 लाख के बराबर दे रखा है। हमें वैल्यू बतानी है कि किसे सबसे ज्यादा गेन होगा अगर जो चेंजेस हुए हैं। ये ओरिजिनल था ये न्यू है। अगर आप ध्यान देखें तो बढ़ किसकी वैल्यू रही है, ये मेरे पास 9 × 3 27 है, ये 52 है, तो ये कितना बढ़ गया मेरे पास, 52 में से 27 घटाओगे तो मेरे पास बचेगा 25। ये 39 है, ये मेरे पास 36 है, तो ये तो 3 ही बढ़ रहा है, और ये वाला तो उल्टा घट रहा है, तो मुझे ये वाला तो चाहिए नहीं, मुझे बढ़ोतरी बतानी है कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कितने में है। तो आप देखेंगे इस वाले में है, और वो भी कितने रेशियो में, 25 रेशियो में। तो 9 × 13 रेशियो इसे रिप्रेजेंट करता है, 25 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा ये बता दो। अगर आप कैलकुलेशन वाइज देखें 9 से ये कट रहा है, 9 2 जा 18, फिर 6 जा और यहां से गया 2 टाइम्स, तो 1:2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 25 × 2 50 लाख। दिस विल बी माय आंसर। वरना जब यहाँ पे हमने देखा 25 रेशियो है तो मेरा आंसर जो भी होता वो 25 का मल्टीपल होता। चारों ऑप्शन में 25 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, तो वही आंसर चला जाता। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक मनी लेंडर है जिसकी इनकम 750 रुपए से डिक्रीज हो जाती है जब इंटरेस्ट रेट 18 से 15% हो जाता है, तो उसकी कैपिटल क्या रही होगी। आप कहेंगे सर 18 में से 15 को घटाऊंगा तो बचा 3%। 3% ऑफ कैपिटल का क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है, और वो किसके बराबर है, 750 के। हमें 100% का मान बताना है, तो 3 से काटेंगे तो ये आ गया 250, 1% 250 के बराबर, तो 100% किसके बराबर, 25,000 के बराबर हो जाएगा, 2 जीरो और लग जाएंगी। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट। अगला सवाल साथ के साथ करने वाला, 175 डिग्री का मान बताना है। आपको पता है, सॉरी 165 को क्या लिखेंगे, इसके नियरेस्ट है 180, तो 180 माइनस मैं लिख सकता हूं इसे 15। अब ये किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, 10 क्या हो जाता है नेगेटिव। अब ये 180 है तो ये एज इट इज रहेगा 10 15। 10 15 की वैल्यू क्या होती है, क्या ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 + √10 15 जैसे जैसे हम जाते हैं आगे बढ़ता रहता है, तो ये 2 - √3 होती है वैल्यू। 10 15 की वैल्यू हमारे पास चार ऑप्शन में कौन सा है, यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती है, इसे थोड़ा सही कर लेना, ये आएगा 2 - √3। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास 10 की पावर 8a प्लस कोट की पावर 8a अगर m के बराबर है तो हमें बताना है 10a प्लस कोटे। देखो अगर 10a को मैं x मान लूं तो आप कहेंगे सर ये x की पावर 8 है, कोटे क्या हो जाएगा 1/x, 1/10 ही होता है, तो 1/ ये m के बराबर दे रखा है, मुझे क्या बताना है x + 1/x। कॉन्सेप्ट आप समझ गए, तो देखने में ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन है एक्चुअली में किसका क्वेश्चन, ये अलजेब्रा का। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए एक्यूट एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो 10 और कोट दोनों पॉजिटिव होंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ये भी हमें समझ में आया। अगर सोल्व करेंगे, देखो हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे +2 करेंगे, फिर +2 करेंगे और फिर रूट लगा देंगे, तो मेरे पास x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 मिलेगा कितना
रूट में m+2। अब आगे बढ़ने के लिए फिर से हम सेम प्रोसेस को करेंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 से ऐड कर देंगे, फिर रूट लगा देंगे तो x² + 1/x² मिल जाएगा हमें रूट में m+2 और ये रूट में +2। अब अगेन यहां से यहां जाने के लिए फिर से क्या करेंगे, हम यहां पे भी +2 कर देंगे और यहां पे भी +2 कर देंगे और रूट लगा देंगे। तो अगर इस वाले में पूरा रूट लगाऊंगा तो एक बड़ा रूट लग जाएगा इसके आगे और मेरे पास आंसर बचेगा ये। तो बड़ा रूट m+2 फिर रूट में +2 और फिर यहां पे ये वाला 2। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। मैं पूरा लिख नहीं रहा, आप देखेंगे ये वाला आंसर मेरा क्या बैठेगा, करेक्ट बैठेगा। अगले सवाल पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, एक फुटबॉल टीम 10 गेम्स जीतती है, टोटल गेम जितने भी प्ले किए गए हैं, दिस वॉज 40% ऑफ द टोटल। 40% है ये टोटल का, तो हमें बताना है कितने गेम्स खेले गए ओवरऑल। तो आप कहेंगे सर 40% किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 गेम को। आप 100% का मान बताना है, तो ये तो इसका क्या है, 2.5 गुना है। अगर 2.5 गुना है तो 10 का 2.5 टाइम्स ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन एन इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब देखो इसकी वैल्यू बतानी है, सोल्व करके क्या होगी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो बिगिनर बच्चा होगा वो इस तरह के क्वेश्चन में फंस सकता है, कैलकुलेशन में टाइम लगा सकता है। आप देखेंगे यहां पे मेरे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है, 0 इक्वेशन है, 1 वेरिएबल है, 4 ऑप्शन में किसी में वेरिएबल नहीं है, तो इस वेरिएबल को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं। तो ए को सीधा सीधा 0 कर दो, ए को 0 करके देखो कैलकुलेशन क्या बन रही है मेरे पास। ये बचेगा 8 की पावर 1, 45 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 करोगे तो क्या होता है, 1 होता है, तो ये 0 करते ये आ जाएगा 1। 15 की पावर 0 + 2, तो 15 का स्क्वायर 225, इनटू में 24 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 8 नहीं 16, इनटू में 180 की पावर 0, किसी की पावर 0 करेंगे 1 आएगा, 5 की पावर 2 25 और मेरे पास 3 की पावर 2 दैट इज 9। चलिए सोल्व कर लेते हैं। 25 9 225 ही होता है, 8 से काटूंगा 2 और इसे काटूंगा तो 3। क्या आंसर आया मेरे पास यहाँ पे, 3। जस्ट अ सेकंड, कुछ मिस हो गया क्या इसमें, 3 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा। टू की पावर 4 16 8 0। थ्री मस्ट बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन नंबर ए को 3 बना लेना, इट वॉन्ट बी 32। चले अगले सवाल पे। सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, यही तो है, 8 से काटा 2, 2 से 24 को काटूंगा तो 3 क्यों आएगा, 12 आएगा ना, तो 12 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कहता है 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बराबर है 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के, प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। तो CP बाई SP 8/10, ये हो जाएगा 4/5। तो 4 का पड़ रहा है, 5 का बेच रहे, 1 का प्रॉफिट है कितने पे, 4 पे, कितना होता है 25% होता है, यही प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास कहता है राजेश ने एक बिजनेस स्टार्ट करा 3 लाख के कैपिटल से, रुचा एंड अनुपमा ने बिजनेस को 6 महीने और 8 महीने के बाद ज्वाइन करा। साल के अंत में जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 5:8:2 है। तो हमें बताना है कि रुचा और अनुपमा ने मिला के टोटल कितने पैसे बिजनेस में लगाए। ठीक है, 3 लोग हैं हमारे पास, रुचा, अनुपमा और एक राजेश जिसने बिजनेस की शुरुआत करी। प्रॉफिट का रेशियो हमें दे रखा है यहाँ पे, आप कहेंगे सर ये 5:8:2। इन दोनों के, इनकी टाइमिंग भी दे रखी है। अगर टाइमिंग की बात करें तो राजेश ने पूरे साल भर तक पैसे लगाए हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, रुचा ने 6 महीने के बाद ज्वाइन किया था तो बचे 6 महीने के लिए पैसा लगाया होगा, और अब अनुपमा ने 8 महीने के बाद बिजनेस को ज्वाइन किया, तो 12 में से 8 घटाऊंगा तो 4 महीने के लिए पैसा लगाया। तो अगर मैं प्रॉफिट और टाइम का रेशियो ले लूं तो क्या ये इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां से हमें इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है,
हमें यह बता रखा है कि राजेश ने की इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमें इन दोनों की कंबाइंड इन्वेस्टमेंट बतानी है। तो सोल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। आप देखेंगे यहाँ पे 12, 6 और 4 है, एलसीएम ले लूंगा 12 आएगा, तो पूरे में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 5 रेशियो, यहाँ पे मेरे पास दूनी 16 और 4 तिया 6, 5 रेशियो 3 लाख के बराबर है, तो 1 रेशियो 0.5 लाख के बराबर हो गया। 16 + 6 22, 22 में 0.5 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरे पास, 11 लाख। यहां पे हमारे पास 16 तिया 6 5 0.6 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 0.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, दैट इज 13.2, दिस विल बी माय आंसर। चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक आर्टिकल को 800 रुपए का खरीदा गया, 50 रुपए रिपेयरिंग में लगाए और इसे बेचना है हमें 25% प्रॉफिट पे, एमआरपी पे, जो कि 50% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो हमें रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस बताना है। अब देखो जनरली ऐसा होता है कि एमआरपी पे हम डिस्काउंट देते हैं तब जाके सेलिंग प्राइस बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एमआरपी से भी हमें 25% ज्यादा पे बेचना है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आप एमआरपी से ज्यादा पे भी वस्तु बेचते हैं, लॉजिकल केस में तो ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो आपको क्वेश्चन देख के उसके हिसाब से ही अपने क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। आर्टिकल को अगर 800 में खरीदा, 500 किस पे लगा दिए, रिपेयरिंग पे, तो टोटल 850 का पड़ गया। अभी ये है इसका कॉस्ट प्राइस। अब एमआरपी बनाने के लिए हमें इसमें 50% ऐड करना पड़ेगा, मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया एमआरपी। अब इस पे भी हमें 25% का और प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 25% होता है 1/4, तो 4 और 1 जोड़ दोगे 5, ये आ गया मेरा सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब देखो कैलकुलेशन क्या है, यहाँ पे 2 है 4 है, अब यहाँ पे जब 2 से काट दूं मैं इसे तो 425, वो कैलकुलेशन और कॉम्प्लेक्स ही करेंगे हम अभी से मल्टीप्लाई करके। 8 से लास्ट में एक बार ही डिवाइड कर दूंगा, वो मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है, इसे सोल्व कर लेता हूं पहले। देखो 5 3 15, 15 का टेबल मुझे पता है, 0 5 75, 7 कैरी फॉरवर्ड 120 और 7 127। अब इसे 8 से काट लो, 1 जा 47, 5 जा 9 जा 30, 3 जा 0.75, यही आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास, देखो क्वेश्चन में कहता है उमेश ने ना 2 चेयर बेची, प्रत्येक की कीमत कितनी थी, 1404। पहली पे उसे 35% का प्रॉफिट होता है और दूसरी पे उसे 35% का लॉस होता है। तो हमें ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट बताना है, टोटल ट्रांजैक्शन में क्या रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, हमें टोटल प्रॉफिट या लॉस तो उसी टर्म्स में देखेंगे। ध्यान से समझना, मेरे पास यहाँ पे क्या है, 1404 दोनों का सेलिंग प्राइस है। पहले केस में क्या हो रहा है, 35% का प्रॉफिट, तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, अगर कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया तो मैं कहूंगा ये 135 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 35% का, तो 35 का मान इतना हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में, फर्स्ट आर्टिकल में जो प्रॉफिट है वो मेरा इतना है। सेकंड आर्टिकल में लॉस हो रहा है तो नेगेटिव लिख लो, 35% का लॉस है, तो अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस 100 है तो 35 घटाऊंगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 65। वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 1404 को, तो 1404 डिवाइडेड बाय 65, ये 1 रेशियो का मान आ गया। हमें किसका मान बताना है, हमें लॉस निकालना है, तो वो है 35%, तो इनटू में यहां पे क्या कर देंगे, 35 कर देंगे। क्या यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये टोटल प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ। अब आप यहां पे कुछ चीजें कॉमन देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये 1404 और ये 35 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो इसे मैं बाहर ले लेता हूं, और यहाँ पे 135 और 65 मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। आप देखेंगे ये 5 × 13 है, और ये मेरे पास क्या है, या तो आप इसे काट देते, पहले कॉमन लेने से पहले काट ही देते हैं, चलो ये मैं काट देता हूं 5 से, तो ये बचेगा 13, ये बचेगा 7, ये बचेगा 7, और ये बचेगा मेरे पास 20 और 7 27, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू में 7 कॉमन ले लेंगे, मेरे पास 1/27 माइनस में 1/13 बचा, तो 13 - 27 करूंगा तो वैल्यू बचेगी मेरे पास -14,
और डिवाइडेड बाय 27 इंटू में 13, दिस विल बी माय आंसर। तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि हमें क्या होगा, लॉस होगा। जनरली हमें ये भी पता है कि जब सेलिंग प्राइस सेम हो, एक पर सेम परसेंट के प्रॉफिट पे और सेम परसेंट के लॉस पे दूसरा आर्टिकल को बेचते हैं, तो उस केस में लॉस होता है हमें, ठीक है। अगर मुझे डायरेक्टली लॉस परसेंटेज बताना होता तो मैं कहता कितना होता है लॉस परसेंटेज, वो हो जाता 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन हमें लॉस परसेंटेज नहीं बताना था, हमें लॉस की एक्चुअल वैल्यू बतानी थी, और मैं इस तरीके से करता तो मुझे कॉस्ट प्राइस भी निकालना पड़ता, इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्ट करा। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। अब देखो लॉस हो रहा है, पहली चीज तो मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रही है, ये 7 का मल्टीपल है, यहाँ पे कोई 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल है, तो मेरा आंसर जो भी कटेगा वो 7 के स्क्वायर से कटने वाला है। 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 के टेबल में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये 49 के टेबल में नहीं आता 6 जा, 49 के टेबल में यहाँ पे 8 जा करूंगा नहीं जाएगा, ये भी 8 जा में नहीं जाएगा। ये एक वैल्यू है जो 49 के टेबल में आएगी, कितने टाइम्स 8 टाइम्स जा रहा है ना ये, ठीक है। कैसे कर रहा हूं मैं 8 टाइम्स डायरेक्टली, मैंने कहा 49 50 से एक कम है, तो 50 को 8 से गुना करा, उससे थोड़ी सी कम वैल्यू आनी चाहिए 8 टाइम्स, क्योंकि 400 के आसपास ये 3 है, तो ये आएगा। और 6 से गुना करूंगा तो 300 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी 49 में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सेट बैठ रहा है। बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आई डोंट थिंक कैलकुलेशन में कोई ज्यादा दिक्कत आएगी। ये 27 और 13 इसे काटेगा, फिर आप कैलकुलेशन करके सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं 13 से इसे काटूंगा तो 1 जा, फिर मेरे पास 0 और 8 आएगा, फिर 27 से काटूंगा तो 4, ये हो गया मेरे पास 14। इसे भी ब्रेक कर लो 2 इंटू 2 में, तो 7 14 14 196 इंटू में 2 392, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन भी हो जाएगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। देखो मेरे पास दो कार है, एक 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। सेम टाइम से सेम पोजीशन से दोनों स्टार्ट करती हैं। हमें बताना है 10 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप कहेंगे सर रिलेटिव स्पीड निकाल लो, 6 में से 4 घटाया 2, किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पे टाइम मिनट में है, हमसे मीटर में पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर को पहले मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं कहूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मिनट है, इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ये मेरे पास स्पीड है इंटू टाइम, इसे सेकंड में कन्वर्ट करूंगा 10 मिनट्स, तो 10 इंटू 60, ये मेरे पास सेकंड्स में आ गया। मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड क्या दे देगा, डिस्टेंस, स्पीड इंटू में टाइम, ये आ जाएगा मेरे पास मीटर के अंदर। क्वेश्चन खत्म हो गया, सोल्व कर लो। आप देखेंगे यहाँ पे 0 नहीं कटेगा, 6 से कटेगा 10 और ये आ जाएगा 3। अब मेरे पास ये 10 10 10 1000 भाग 3 333.33 ऐसे ही जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला सवाल हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 दे रखा है, x ग्रेटर देन 0, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बताना है। तो आप कहेंगे सर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 47 है, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स तक जाना है, तो पहले क्या करेंगे, इसमें 2 और इसमें 2 ऐड करेंगे, फिर रूट ले लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49 का रूट डेट इज 7। फिर दोबारा सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, तो यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी +2 करेंगे, और फिर रूट ले लेंगे, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स ये आएगा मेरे पास प्लस माइनस √9 डेट इज 3। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, तो रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ पॉजिटिव। x प्लस 1 अपॉन एक्स मिल गया, हमें बताना है x प्लस 1 अपॉन एक्स -2, तो यहाँ पे भी -2 कर दिया, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1। चले आगे, अगला सवाल हमारे पास देखो कहता है इसका वैल्यू बता दो क्या होगा, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन भी अगर हम देखें 0.74 पे बार है, 0.747, 0.6, फिर 74 पे बार है 704। इस तरह का सवाल दिखे ना और सिंपल प्लस माइनस हो तो कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, सीधा सीधा ना आगे तक लिखते चले जाओ। 0.03 है ना, 3 पे बार है तो 3 रिपीट होगा, 3 3 3 3, मैंने 6 तक लिख लिया, अपनी मर्जी से आप थोड़े हिसाब से देख लो, जिससे कि ऑप्शन देख लो। जैसे मैं ऑप्शन में देख पा रहा हूं ना, यहाँ पे ऑप्शन में पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज तक है, तो आप मैक्सिमम 3 वैल्यूज पे बार है तो एक्सपेंड करो, 3 और 3 6, पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज तक लिख लो, आपको रफली अपना आंसर मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएगा, ठीक। तो यहां पे लिख लिया। फिर मेरे पास 0.9 पे बार है, तो 0.0909 ये हटा ही देता हूं, लास्ट में शायद एक एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने। और यहाँ पे 0.623 पे बार है, 0.62323, और इसके बाद आएगा 2, ठीक है। आप चाहो तो एक और वैल्यू आगे तक लिख लो, लेकिन फिर वही है, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, बेटर है हम यहां से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे 3 और 9
12 और 2 14, ठीक है, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया 7, फिर यहाँ पे मेरे पास दोबारा 14 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड 7, फिर यहाँ पे मेरे पास 4, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये हो गया 7। और ये क्या आपको पैटर्न दिख रहा है? 0.747474 और आगे वाली वैल्यूज ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, ये रिपीट होगा, तो फिर 74 ही मिलता रहेगा मुझे, यही होने वाला है ना। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 0.74 पे बार, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलें आगे, और कुछ बेसिक से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। कहता है एल्स इनकम इज 110% ऑफ एन्स इनकम। एल और एन की बात कर रहे हैं, इनकी इनकम की बात चल रही है। 110% है एल की, तो इसकी 10 होगी, तो ये क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। एल का जो एक्सपेंस है वो 90% है एन के एक्सपेंस के, तो एन का एक्सपेंस अगर 10 है तो एल का कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एन 20% सेव करता है अपनी इनकम का, तो हमें बताना है एल कितने परसेंट सेव करेगा अपनी इनकम का। कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर इनकम और एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है, इसे एक्स एक्स और इसे वाई वाई मान लेता हूं। किसके बारे में बता रखा है? एन के बारे में, ठीक है। एन सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम। तो या तो आप देखो रेशियो में करना है, रेशियो में करके मान लो, वरना आपको पता है ये वाला पार्ट है ना, इसका क्या है? वो 80% होगा। सेव 20% कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा? 80%। तो इसका 80% है ये, है ना। तो अगर 10 रेशियो है तो ये 8 रेशियो होना चाहिए। 8 रेशियो के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे इसमें भी 4/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या तो इस तरीके से जाओ, वरना बेटर है बिल्कुल बेसिक से एक्स और वाई मान के कर लो, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। डायरेक्ट करने में कुछ बच्चे जो बिगनर होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक्स है और ये मेरे पास वाई है, तो मैं कहूंगा 10, दोनों में कॉमन ही आ रहा है, एक्स माइनस वाई। इनकम माइनस एक्सपेंस कितना होता है? सेविंग। तो 20% ऑफ इनकम है, तो मैं कहूंगा यहां पे 20% ऑफ इनकम कितना है मेरे पास? 10x। तो यहां पे x और y का आपको रेशियो मिल जाएगा। आप देखेंगे 20% ऑफ 10 तो 2 ही होता है, 2 से काटूंगा तो ये 5 आ जाएगा। 5x में से x को घटाऊंगा तो 4x, और ये किसके बराबर हो गया मेरे पास? यहाँ पे 5y के बराबर हो गया। और x रेशियो y मेरे पास कितना आ गया? 5/4 आ गया। तो अब रेशियो को मेंटेन करने के लिए मुझे x की जगह यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें चाहिए किसका? हमें तो एल का पूछा है ना, सेविंग कितने प्रतिशत है अपने इनकम के। तो आप कहेंगे सर 5 × 11 55, माइनस में 4 × 9 36, तो ये वाली वैल्यू आई मेरे पास 19। तो 19 सेव करता है, अगर 55 क्या करता है? एल कमाता है। तो कितने परसेंट हो गया? 19 डिवाइडेड बाय 55 इंटू में 100%। 5 से काटेंगे 11 और 20, 380/11। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 3 जा 50, फिर 34 पॉइंट समथिंग जाएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर सी, तो यही मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स इज 7 एंड देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 42। 3 नंबर का एलसीएम दे रखा है 42, और एचसीएफ मुझे कितना दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है 7। तीनों नंबर आपस में क्या है? डिस्टिंक्ट हैं, आपस में अलग अलग है, सेम नहीं हो सकते। सारे के सारे नंबर्स जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है एलसीएम है, इससे कम ही है, मतलब एलसीएम के बराबर भी कोई नंबर नहीं हो सकता। तो हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स क्या होगा। ठीक, तो कैसे सोल्व करेंगे? पहली चीज तो ये आएगी, अगर इन नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, ऑब्वियस सी बात है, वो एलसीएम से भी कटेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो प्रोडक्ट जो मेरा होगा वो एलसीएम से कटेगा ही कटेगा। तो आप 42 से चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 42 से कट रहा है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है तो आपका आंसर नहीं आएगा। और इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे जो 42 से कट रहे होंगे, तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं यहां पे, और बड़ी बड़ी वैल्यूज है, चेक करना भी मुश्किल है, तो हम डायरेक्टली चेक नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा मेरे पास 3 नंबर है, अगर n1 n2 और n3, मैं मान लेता हूं ये AH है, ये BH है, और ये मेरे पास CH है। तो HCF तो इनका क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। और
मेरे पास बाकी कुछ चीजें आएंगी जो जैसे ए बी और सी में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, ए बी सी में कोई भी नोट अ सिंगल कॉमन फैक्टर, नोट अ सिंगल कॉमन फैक्टर, ये हमें समझ में आ रहा है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा तो वो क्या आएगा मेरे पास, आप कहेंगे सर ए बी, या फिर एलसीएम को अगर मैं डिवाइड कर दूं एचसीएफ से तो मेरे पास वैल्यू क्या बचती है 6। अब 6 में से ही मुझे ए बी और सी तीनों चीजें निकालनी है कहीं ना कहीं। 6 के फैक्टर्स को अगर आप स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा ये मेरे पास, आपको पता है सर ये 1 इंटू 2 इंटू 3, यही मेरे पास 6 होता है। अब हमें क्या लेना है भाई, हम टोटल फैक्टर्स अगर मैं देखूं 6 के तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। ये चारों वैल्यूज ऐसी हैं जिससे 6 कटेगा, ठीक है। लेकिन हमें कहा है जो मेरा नंबर है वो एलसीएम के बराबर नहीं हो सकता। अगर मैं नंबर में ए बी और सी में से, क्योंकि इन्हीं में से कोई वैल्यू जाएगी ए बी और सी की, और वो सारी की सारी क्या होगी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो रिपीट नहीं हो सकती कोई भी वैल्यू। तो इन्हीं 6 के जो फैक्टर हैं इसी इनमें से कोई ना कोई मेरे पास वैल्यू आएगी। 6 ले लूंगा तो एलसीएम बन जाएगा, तो 6 को मैं ले नहीं सकता। तो ए बी और सी जो तीन वैल्यूज लेंगे वो या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे या फिर 3 लेंगे। तो हमारे पास कोई भी वैल्यू ले ले, मुझे नहीं पता, अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेनी है तो एक को ए, एक को 2 और एक को 3 ऐसा ही लेना पड़ेगा। और अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूंगा तीनों नंबर्स का तो आप कहेंगे सर ए बी सी, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 तो आएगा ही, और मेरे पास h 3 बार मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 7 का क्यूब। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू होगी 6 इंटू में 7 का क्यूब, और मेरा आंसर आएगा 6 इंटू 3 43। यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, तीन ऑप्शन की सेम आ रही है, कर लो मल्टीप्लाई पूरा का पूरा, 18 1 कैरी फॉरवर्ड 2 कैरी फॉरवर्ड 2058। दिस विल बी माय आंसर। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। क्वेश्चन में कहा था 3 नंबर है, उनका एलसीएम है 42 और एचसीएफ है 7, ठीक है। हमें तीनों नंबर का प्रोडक्ट बताना है, तो मुझे पता है जब मैं प्रोडक्ट लूंगा तो एचसीएफ वाला फैक्टर तो क्या होगा 3 बार आएगा, तो मेरा जो आंसर होगा वो 7 का क्यूब से मल्टीपल होगा। तो 7 क्यूब से आप ट्राई कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कट रही है। साथ के साथ आप ये भी चेक कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट है तीनों नंबर्स का, तो वो एलसीएम से भी कटेगा तो 42 से भी कटेगा। तो अगर मैं ये देख लेता हूं तो 7 क्यूब से भी मेरा आंसर कटना चाहिए और वो 42 से भी कटेगा। तो मुझे ये चीज समझ में आई, अगर 42 को देखता हूं तो ये 7 इंटू 6 है, तो मेरा जो आंसर है वो किससे कटेगा, एक तो 7 का क्यूब और 7 इंटू 6, तो 7 तो इधर भी कॉमन आ रहा है, चलो उसे हटा दिया, तो मेरा आंसर 7 का क्यूब और 6 से कटेगा ही कटेगा। जो मेरा आंसर होगा वो मिनिमम ये होगा। अगर आप ये भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 2058, तो आप ये कह सकते थे अगर बेसिक पे नहीं जाना मेरा आंसर 2058 से कटेगा, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है भाई, इसका एक मल्टीपल, अगर मैं इसे 2058 को का मल्टीपल देखो, अच्छा ये भी नहीं कटेगा 2058 से, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ये अप्रोच भी पकड़ लेते तो सिर्फ यही आता, ठीक है, मल्टीपल वाला, आपको डिटेल में नहीं जाना होता। बाकी मैंने दूसरी चीज ये बताई कि भैया एलसीएम ये है, एचसीएफ ये है, तो तीनों नंबर क्या हो सकते हैं, एएच बीएच और सीएच। एबीसी क्या होंगे, वो फैक्टर जो इनके कॉमन नहीं है, ठीक है। और ये हमें क्या दे रखा है, तीनों नंबर हमें डिस्टिंक्ट दे रखे हैं कि नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 क्या होंगे, आपस में बिल्कुल डिस्टिंक्ट होंगे। तो मैंने क्या करा यहां पे, अगर मैं एचसीएफ से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, बेसिकली अगर आप एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो रिजल्ट बचेगा यहां पे वो ए बी और एच का क्या बचेगा, एलसीएम बचेगा। क्योंकि इन तीनों का, इन चारों का जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो मेरे पास क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ए बी और सी और इनटू में एच, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर आई है 42। एच को मैंने 7 रखा तो मैंने कहा एलसीएम ऑफ एबीसी ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा 7 से काटने के बाद 6। अब मैंने 6 के फैक्टर्स देखे कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो मुझे पता चला 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और 6 से कटता है। तो एबीसी जो वैल्यूज लेंगे वो इनमें से कोई लेंगे, 6 ले नहीं सकते क्योंकि 6 ले लिया तो वो नंबर जो है मेरा वो एलसीएम के बराबर हो जाएगा, एक भी नंबर वैसा हो नहीं सकता। तो बचे अब ये 3। अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेनी है ए बी और सी को तो एक को 1 लेना पड़ेगा, एक को 2 लेना पड़ेगा, एक को 3 लेना पड़ेगा। तो जो नंबर बनेंगे मेरे 1 इंटू 7 बनेगा, 2 इंटू 7 14 बनेगा और तीसरा नंबर बनेगा 3 इंटू 7 21। तो यही वैल्यूज पॉसिबल है, इन तीनों का प्रोडक्ट कर दो आपको आंसर मिल जाएगा।
थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन बनाया गया है। इसे अगर थोड़ा सा और मुश्किल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर 42 की जगह में 84 दे देता ना तो क्वेश्चन ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, सोल्व करने में मिस्टेक होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते। चलता हूं अगले सवाल पे। कहता है इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखो ये कुछ ऑर्डर दे रखा है, आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना, आप सिर्फ लिख लो क्या क्या चीजें है मेरे पास। क्यूब रूट 3 है, फिर 3 की पावर 1/6 है, 12 की पावर 1/18 है और 4 की पावर 1/9 है। ये सारी चीजें बस रिपीट हो रही हैं, तो मैं यहीं से लिखना स्टार्ट करता हूं। 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/6, मेरे पास 12 की पावर 1/18 और मेरे पास चौथा है 4 की पावर 1/9। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम कोशिश करते हैं कि इन चारों नंबर में अगर पावर कितनी भी मैं इंक्रीज कर दूं सभी की एक वैल्यू से, तो जो ऑर्डर है जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा ही रहेगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा ही रहेगा। तो इस केस में पावर देखो 1/3 निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसे ऐसी बना दूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसा कुछ बना दूं तो चीजें आसान रहेंगी। तो करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में पावर्स दे रखी है ना ये, इनका एलसीएम ले लो। 3, 6, 18 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 18 आएगा। तो आप क्या करो, सब में पावर 18 कर दो, सब में पावर क्या कर दो 18 कर दो। और आप देखेंगे यहां पे मेरे पास ऑर्डर जो है बढ़ने का घटने का चेंज नहीं होगा। तो यहां पे बचा 2 की पावर 6, यहां पे बचा 3 की पावर 3, यहां पे बचा 12 की पावर 1 और यहां पे बचा 4 की पावर 2। वैल्यूज लिखूंगा तो ये मेरे पास 64, 27, 12 और 16 आ गया। सबसे बड़ा कौन सा है, आप कहेंगे सर 64 है। तो 2 की पावर 1/3 सबसे बड़ा होना चाहिए। 2 की पावर 1/3 सबसे बड़ा इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों में से आंसर होगा। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है मेरे पास, उसके बाद है 27, दैट इज 3 की पावर 1/6, तो ये ठीक है। फिर मेरे पास क्या है 4 की वाला, तो 4 यहां पे और फिर 12। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। देखो मेरे पास यहां पे एक डाइस है, ठीक है। डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। यहां पे कह रहा है हमारा डाइस कुछ इस तरीके से है कि 2 फेस तो इसके क्या है 1, तो 2 आउटकम्स 1 हो सकते हैं। 3 फेस क्या है मेरे पास 2, तो ये कुछ इस तरह के आउटकम्स बनेंगे। एंड एक फेस है 3, तो एक फेस है 3 का आउटकम ये बनेगा। अगर इसे रोल किया गया तो हमें बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट 3 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप कहेंगे सर टोटल आउटकम्स कितने हैं 6 हैं, 3 ना आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 5 केसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई नोट 3 की 5/6। स्टेटमेंट बस ध्यान से समझनी थी आपको, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगला सवाल मेरे पास, एक चाय की कीमत 130 रुपए किलो है, इसे 150 रुपए किलो के साथ मिक्स किया गया है, जिससे कि मिक्सचर को अगर हम 162 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचते हैं तो हमें 20% का प्रॉफिट होता है। तो किस रेशियो में मिलाई गई होगी। आप कहेंगे सर 162 का प्रॉफिट है जब हम उसे बेच रहे हैं, 162 का बेच रहे हैं 20% के प्रॉफिट पे, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 162, ये 120 की वैल्यू है और हमें 100 की बतानी है, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सबसे पहला काम हम यही करेंगे, तो 5/6, 6 से कट रहा है 2 जा और 7 जा, 27 इंटू में 5 135, ये क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस जो पड़ रहा है एक्चुअली में, क्योंकि हम लागत मूल्य ही तो मिला रहे हैं। मतलब ये वाली जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 2 अलग अलग तरह के हम मिला रहे हैं और हमें ये कॉस्ट प्राइस मिल रहा है, ठीक है। तो हमने कॉस्ट प्राइस का मान निकाला जिससे कि मैं मिक्सचर किस रेशियो में मिलाया गया है वो मिल जाए। तो यहाँ पे 130 है, यहाँ पे 150 है। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है क्या लगाते हैं एलिगेशन, 150 में 135 घटाया 15, 135 में 130 घटाया तो 5। किस रेशियो में मिलाया गया होगा 3:1 में मिलाया गया होगा। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। चले आगे, अगला सवाल, सुहाना गिफ्ट्स को पैक करती है 10 क्यूबिकल बॉक्सेस में। क्यूबिकल बॉक्सेस की डायमेंशन है 20 इंटू 20 इंटू 20। ये ग्लोसी पेपर से कवर करने हैं। ग्लोसी पेपर की कीमत है 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो हमें बताना है टोटल कीमत क्या आएगी इन्हें कवर करने में। देखो क्यूबिकल बॉक्स है अगर, तो जब हम कवर कर रहे हैं उसे तो सरफेस एरिया पे लगा रहे होंगे पेपर। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का 6 इंटू में साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू में 20 इंटू में 20, ये मेरे पास तो हो गया एरिया 1 का। 10 का कितना हो गया इतना,
और यहाँ पे एक की कीमत कितनी है हमारे पास, ₹5 पर स्क्वायर मीटर। तो ये सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 तो मीटर स्क्वायर हो गया। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, 5। सॉल्व कर लो, आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ पे हम देखेंगे 1/5 1/5, 5 से ये 5 कटेगा, इस 5 से ये काटूंगा तो 2, 6 दूनी 12। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, 5 आदमी और 8 औरतें एक दीवार को 60 दिन में बना सकते हैं। तो हमें बताना है 10 आदमी और 12 औरतें कितने टाइम में इसे बनाएंगी। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता रखी है क्लासेस में, वरना बेसिक से तो आप सभी लोग कर लेंगे। जब भी यहाँ पे और वाली चीज दे देना, 5 आदमी और 8 औरतें 60 दिन में बना रही है दीवार को, और फिर आदमी और औरतें ही दे रखा हो कि कितने दिन में बनाएंगी, नंबर ऑफ आवर्स। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे 60 लिखा है, 60 को एज इट इज लिख दो, डिवाइडेड बाय कितने आदमी अब काम करेंगे 10, कितनी औरतें काम करेंगी 12। यहाँ पे और से पहले कितने आदमी थे 5, और यहाँ पे औरतें कितनी थी यहाँ पे 8। ये डिवाइड कर लो, इन्हें सम कर दो, आपका आंसर आ गया। ये डायरेक्ट तरीका होता है करने का इस टाइप के क्वेश्चंस का। नहीं भी करना याद तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से करेंगे, बेसिक से भी आसानी है, ठीक है। उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये मेथड बन जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये 2 आ गया, ये मेरे पास 3/2 आ गया। आप एलसीएम लोगे तो 2 4 प्लस 3 7 नीचे आ गया, 2 पर मल्टीप्लाई तो 120, और ये कितना दे रखा है यहाँ पे 1 जा 7 जा 1/7 बचेगा, तो 17 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बेसिक से करना है तो एक आदमी की एफिशिएंसी को m मान लेता हूं तो 5m हो गया। यहाँ पे एक औरत की एफिशिएंसी को w मान लेता हूं 8w। कितने दिन में कर रहे हैं 60, तो ये भी 60 दिन में और ये भी 60 दिन में, तो ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताना है कि 10 आदमी और 12 औरतें कितने दिन में करेंगी, मैं मान लेता हूँ x स्टेज में, तो ये भी हो गया टोटल वर्क। इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा, 60 से 60 कट जाएगा, मैन रेशियो वुमेन कितना आ जाएगा 8, इधर है विमेन नीचे ले गया, मैन इधर ले गया 5, तो आदमी की एफिशिएंसी 8 और विमेन की एफिशिएंसी 5। कहीं भी पुट कर दो, आदमी की एफिशिएंसी आप 8 यहाँ पे कर दूं तो टोटल वर्क कितना हो गया 5 × 8 × में 60, और यहाँ पे मेरे पास 10 × 8 80, विमेन की 5 है तो 5 इसमें करूंगा तो 60, 140 x, यही आएगा। 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगी हमारे पास, 2 से काटूंगा तो ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 बचेगा। 5 4 जो 20 × 6 120/7, अगेन मेरे पास वही वैल्यू आ गई 17 पॉइंट समथिंग, दैट विल बी आंसर। अगला सवाल मेरे पास, A इज एज एफिशिएंट एज B एंड C टुगेदर। B और C की कंबाइंड एफिशिएंसी के बराबर एक ही एफिशिएंसी है। A और B एक काम को मिलकर 36 डेज में कर सकते हैं, C अकेला उसे 60 डेज में कर सकता है। A और C मिलके 10 दिन तक काम करते हैं। B अकेला रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, हमें ये बताना है। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, जब टाइम दे रखा हो, तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क इन दोनों का क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। 36 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ठीक है 6 × 10 है, और 6 या 6 की जगह 12 × 5 है ये, और यहाँ पे 12 × में 3 है, तो 5 3 15, 12 × में 15 कर दूंगा तो 120 एलसीएम आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 12 × में 15 180, सॉरी, तो मेरे पास इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। अब ए की एफिशिएंसी क्या है, बी और सी की एफिशिएंसी के बराबर है, ठीक है। तो सी की एफिशिएंसी 3 है, इन दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी देखो a + b + c की कितनी हो गई, मेरे पास 8 हो गई। b + c की a की बराबर है, तो ट्वाइस a मेरा 8 के बराबर हो गया, तो a की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। अगर a की एफिशिएंसी 4 है तो 4 + b = 5, तो b की 1 आएगी, और c की हमें 3 दे ही रखी है। सबकी एफिशिएंसी मिल गई। कहता है a और c ने मिलके 10 दिन काम करा, तो 4 और 3 7, ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई 7, 10 दिन तक काम करा, कितना हो गया 70, बचा हुआ काम कितना है 110। ये बी कितने दिन में अकेला करेगा, हमें ये बताना है। बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 110 को 1 से भाग देंगे तो 110 डेज, इतना टाइम लगेगा बी को काम को कंप्लीट करने में।
अगला सवाल मेरे पास कहता है ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के। तो बना लेते हैं ए बी सी डी, ये ए बी पैरेलल है डीसी के। डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट पी। तो अगर डायगोनल्स बना लिए जाए तो ये इंटरसेक्ट कर गए एट पॉइंट पी। एपी 3x माइनस 1 है, पीसी 5x माइनस 3, बीपी 2x प्लस 1, पीडी 6x माइनस 5। हमें बताना है बीडी की लेंथ। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे x की टर्म्स में, तो जो मुझे वैल्यू बतानी है वो किसके बराबर है, 6x प्लस 2x 8x माइनस 4। 8x माइनस 4, अगर यहाँ पे 4 को कॉमन ले लूं तो x 2x माइनस 1, इसका मान बताना है। एक तो चीज दिमाग में ये आएगी भाई, जो मेरा आंसर होगा वो चांसेस है 4 का मल्टीपल हो। 4 का मल्टीपल ये हो रही है, चांसेस है, कोई गारंटी नहीं कह सकते। तो इन दोनों में से आंसर आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। चलो अब अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, अगर ट्रेपीजियम दे रखा है तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनती है, आपको पता होना चाहिए ट्रेपीजियम में। मैं सिमिलैरिटी का कंसेप्ट समझा देता हूँ। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे ये वाला एंगल इसके बराबर, और ये दोनों आपस में वैसे इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो आप कहेंगे सर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अल्फा के सामने साइड कितनी है, ये वाली 3x माइनस 1, यहाँ पे अल्फा के सामने वाली साइड कितनी है 5x माइनस में 3, ये बराबर हो जाएगा बीटा के सामने साइड कितनी है 2x प्लस 1, और यहाँ पे बीटा के सामने वाली साइड कितनी है 6x माइनस 5। इसे इक्वेट करके हमें x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद यहाँ पे पुट करके अपना आंसर निकालना है। तो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, यहाँ पे करें कैलकुलेशन, करनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है, वरना मैं यहाँ पे 16 और 12 वाला पुट करके x का मान निकाल के फिर वेरीफाई करूं, उसमें भी टाइम लगेगा। तो पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 10x प्लस 5x, 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस 3। यहां पे कितना आएगा 18x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15x प्लस 5, ये वैल्यू आएगी। तो माइनस 1x है इधर, इधर जाके प्लस का बनेगा, तो 21 माइनस का 20x बचा। 18 में से 10 गया, 8x स्क्वायर बचा, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 5 और 3 जुड़ जाएगा तो 8। आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं 4 से काट दूं तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो कैसे ब्रेक करेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस 4x और माइनस x में ब्रेक होगा, जिससे कि प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर और सम ये आ जाए। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम टाइम में सोल्व करना आपको बता रखा है। तो साइन क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर दो और डिवाइड कर दो इससे। तो माइनस 4 का साइन माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, एक वैल्यू तो आ रही है मेरे पास 2, दूसरी क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाई 2, एक वैल्यू आएगी 1/2। तो दो केसेस आएंगे मेरे पास, ठीक है। तो x की दो वैल्यू निकल के आई। अब यहां पे देखो कौन सी वैल्यू हमारी साइड बैठेगी। जैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे 1/2 छोटा मान है ना, तो जैसे मैं 1/2 को अगर इधर रख दूं तो आप कहेंगे सर 3 माइनस 5 माइनस 2 चला जाएगा, तो लेंथ मेरी नेगेटिव में तो नहीं हो सकती, तो 1/2 नहीं हो सकता मेरा आंसर, 2 ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 4 इंटू 3 कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास 12। दिस इज माई आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
मेरे पास एक सर्कल दे रखा है, ए बी और सी डी दो पैरेलल कोर्स दे रखे हैं सच दैट ए बी 6 है और सी डी ट्वाइस ए बी है, सेम साइड है सेंटर के। चलो एक ये है कोड, एक ये बना लेते हैं। ए बी और सी डी है भाई, कोड ऐसी दे रखी है कि सी डी क्या है, डबल है ए बी के, तो जो सी डी होगी वो सेंटर के पास होगी, सेम साइड है तो दोनों इधर ही पड़ेंगी। कुछ इस तरीके से मेरी फिगर है। तो ये 6 दे रखी है हमें, तो ये कितनी हो गई, 12 हो गई। आगे बढ़ तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1/4 है लेंथ ऑफ सी डी, तो सी डी की लेंथ है 12। अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। पैरेलल कोड्स के केस में आपको पता है चीजें इस तरीके से ही चलती है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये वाली वैल्यू इसका 1/4, तो कितना हो जाएगा 3। ये आ गया 3। हमें बताना है रेडियस क्या होगा। अब ध्यान से देखो, हमें पता है अगर एक सर्कल है उसके सेंटर है, उससे अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं कोड पे तो वो बाइसेक्ट करता है, तो 12 है तो ये 6 हो जाएगा। ऐसे ही ये पूरा का पूरी कोड 6 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब मुझे रेडियस बताना है। अब ध्यान से समझना है यहाँ पर डायरेक्टली कैसे करेंगे। ये है रेडियस, इसे मैं मान लेता हूं x, और अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या है, ये है रेडियस। आप देखेंगे रेडियस का स्क्वायर क्या होगा, पहले वाले ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास हो गया 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले ट्राइंगल में अगर मैं रेडियस को देखूंगा तो ये कितना होगा मेरे पास, 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे ये x है ना, अगर ये x 3 के बराबर हो जाए तो यहाँ पे भी मैं 3 रखूंगा, 3 प्लस 3 6 सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मुझे कोई कैलकुलेशन सोल्व नहीं करनी है। आप कहेंगे सर यहाँ पे x किसके बराबर हो गया, ये 3 के बराबर हो गया, डायरेक्टली दिख रहा है। और अगर x 3 के बराबर हो गया तो मेरे पास रेडियस स्क्वायर किसके बराबर, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 3 बाहर कॉमन आ जाएगा रूट लेते टाइम, और आप देखेंगे यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3√5 विल बी माई आंसर। चले आगे, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक पॉलीगन है जिसकी 11 साइड्स हैं, तो हमें बताना है इस पॉलीगन की वर्टिसेस को यूज करके कितने ट्राइंगल्स बनेंगे। ठीक है, पॉलीगन कुछ कैसा भी हो सकता है जिसके अंदर हमारे पास 11 साइड्स हैं। ठीक है, अगर हमें एक ट्राइंगल बनाना है तो उसकी कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं तो 3 ही वर्टिसेस इसकी होंगी, और इसकी कितनी वर्टिसेस होंगी, इसकी 11 वर्टिसेस होंगी। कोई भी पॉलीगन मुझे दे रखा है। ठीक है, ये रफ में बनाया मैंने। अब अगर हमें कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं वर्टिसेस की यूज करके पॉलीगन की, तो आप कहेंगे सर 11 है, कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो 11C3 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये होता है मेरे पास 11C3, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे 11 में से 3 घटा दो तो बचा 11 है ना। 11 के कॉन्टिन्यूस वैल्यूज लिखेंगे, 11 एक कम करा 10 और एक कम करा 9, 3 आ गई ना, यहाँ पे 3 था तो 3 आ गई, नीचे लिख दिया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, डायरेक्टली ये शॉर्टकट होता है, वरना तो आप ऐसे लिखते हैं 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 11 माइनस 3 फैक्टोरियल। आप देखेंगे ये बनेगा 8 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 8 फैक्टोरियल जब आएगा कट जाएगा वो। तो हम डायरेक्टली ये देख लेते हैं 11 है 3 है, तो 3 वैल्यूज ले लो, 11 10 9 और नीचे 3 फैक्टोरियल एज इट इज लिख दो। 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6, तो यहाँ पे काट दो आप, 3 से काटूंगा 2 5, 15 इंटू 11 कितना होता है 165। दिस इज माई आंसर। अगला सवाल, अब देखो क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू एम कोस ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। ठीक है, तो एक तरीका तो मेरे पास इस क्वेश्चन को हो सकता है सोल्व करने का। देखो साइन ए बताना है ना, तो कोस ए को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट में 1 माइनस साइन ए, साइन स्क्वायर है, फिर मैं इसको स्क्वायर करूंगा सिंप्लीफाई करके, शायद मुझे यहाँ पे साइन ए का मान इजीली मिल जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और आपको यहाँ पे साइन ए का मान मिल जाएगा। 4 ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं। दूसरा तरीका मेरे पास क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, भाई एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है, तो साइन ए का मान अपनी यहाँ पे ए और एम में से किसी का भी मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। तो एक काम करते हैं,
ए को अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो, साइन ए को, ठीक है, फिर 4 ऑप्शन में से चेक कर लेना कि कौन सा सेट बचेगा, ठीक है। इजीएस्ट ऑप्शन आपके दिमाग में क्या आएगा कि अगर मुझे मानना हो ए को और कुछ चेंज भी ना हो, वैसे तो साइन और कोस की फॉर्म में दे रखा, मैं कोशिश करूंगा कोस मेरा क्या बन जाए, 1 बन जाए और ये बन जाए 0, तो मैं कोशिश करता हूं कि ए को हम रख दें यहां पे कितना, 0 डिग्री। अगर ए को 0 डिग्री रखा तो एम कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पे 1 हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर में एम स्क्वायर माइनस 1 वाला आएगा तो वो परेशान करेगा मेरे पास। देखते हैं, चलो साइन ए इस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे 1 + 1 2 और 2 - 1 1 1/2, ये नहीं हो सकता, हमें 0 चाहिए। ये मेरे पास 1 + 1 2 और ये 0, तो ये मेरा आंसर बैठ सकता है। ये मेरे पास 1 + 1 2 2/1, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। और अगर मैं इसे देखता हूं तो यहां पे मेरे पास ये क्या है, 1 + 1 2 और बाय 0, तो 1/0 की फॉर्म इनफाइनाइटी को टेंड करेगा, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा जो आंसर होगा ना वो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बैठेगा, ठीक है। 0/0 की फॉर्म आ जाए तो दिक्कत हो जाती है, यहां पे हमारा जो आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर बी बैठेगा। चले आगे, अगला सवाल। एक पर्सन था जो एक मॉल के पास खड़ा था, तो मैंने ये पर्सन मान लिया और मैंने कहा यहाँ पे एक मॉल भी रहा होगा, तो एक मॉल बना लेते हैं, और एक जमीन रही होगी, तो एक ये जमीन है, ये मेरा आदमी है। आदमी को जनरली पॉइंट साइज ही मान के चलते हैं हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में। मॉल से कितनी दूरी पे है, 1215 की दूरी पे है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि ये डायरेक्टली ना मॉल के टॉप को देख सकता है रोड से, ठीक है, तो डायरेक्टली देखेगा तो एंगल कुछ इस तरीके का बनेगा मेरा, है ना। और कहता है कि बीच में एक पेड़ भी पड़ता है और वो इस तरीके से पड़ता है कि ये बंदा उस पेड़ के टॉप को देखते हुए ही मॉल के टॉप को देख सकता है। ये दोनों सेम लाइन ऑफ साइट पे पड़ रहे हैं, मतलब यहां से जब देख रहा है ना, इसका टॉप और इसका टॉप सेम लाइन ऑफ साइट पे है। पेड़ की हाइट दे रखी है 20 मीटर है, पेड़ इससे 60 मीटर की दूरी पे है, तो हमें बताना हाइट ऑफ मॉल क्या रहेगी। क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो आंसर भी बहुत सीधा सा है। आप कहेंगे सर ये एंगल अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, 20/60। और यहां पे अगर मैं इस मोल की हाइट को देखूंगा तो हाइट डिवाइडेड बाय 1215, ये भी tan थीटा है, तो यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया। 1/3, 3 से काटोगे आप तो 405, और हाइट कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 405। दिस इज माय आंसर। चले अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है x 2 + √3 के बराबर है, तो आप वैल्यू बता दो यहाँ पे इसकी क्या होगी, x की पावर 4 - 8x³ + 16x²। किस तरीके से करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, आपको पता देखो x है, यहाँ पे पावर 4 तक जाना है, ठीक है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर में डायरेक्टली यहाँ पे करूंगा तो यार ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा रूट में चला जाएगा, और ये ना इधर रूट है ना इधर रूट है, तो मुझे रूट को तो एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x2 को इधर ले जाओ और ये मेरा 3 के बराबर √3। अब इसका स्क्वायर कर दो तो मेरे पास यहाँ पे x² + 4 - 4x, ये 3 के बराबर हो गया। अब अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, x³ भी चाहिए, x² भी चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस 4x को इधर ही रहने देते हैं, ये 4 को उधर ले जाऊंगा तो -1 हो जाएगा। अब फिर से स्क्वायर कर दो इसका, तो मेरे पास x की पावर 4 + 16x² - 8, 16x² - 8 x³ और ये 1 के बराबर, यही आएगा ना, माइनस, यही चाहिए था मुझे, यही पूछा गया है, तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा। चले आगे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बार एसएससी में इस तरह के आए हैं, तो आपको तरीका पता होता है डायरेक्टली कैसे करना है। कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन एक डेटा का 3.6 दे रखा है, अगर इस डेटा को 3 से डिवाइड करें तो न्यू वेरिएंस क्या होगा। मैंने आपको पढ़ाया है, अगर मैं किसी भी डेटा को उसमें कुछ भी ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास मीन वही बढ़ जाता है या घट जाता है। मीन क्या हो जाएगा, m+ के और m- के। स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई बदलाव नहीं आता, ना ही वेरिएंस में कोई चेंज आता है, नो चेंज।
लेकिन अगर डेटा में मैं क्या करूं, सभी वैल्यूज को डिवाइड कर दूं के से या मल्टीप्लाई कर दूं के से, तो उस केस में मेरा क्या होता है, मीन भी क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा के से, या मीन भी डिवाइड हो जाएगा के से। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी सेम चेंज आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होता है मेरा, के से मल्टीप्लाई और के से ही डिवाइड हो जाता है। अगर मैं डिवाइड करता हूं, ये उल्टा था, डेटा बाय के, डेटा इंटू में के, ठीक है। तो मीन भी क्या होगा, मीन बाय के, मीन बाय मीन इंटू में के। और सेम चीज मेरी स्टैंडर्ड डेविएशन में आती है। हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेरा के से डिवाइड हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेरा के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पहले मेरे पास 3.6 था, सारी वैल्यूज को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 3 से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास जो न्यू आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा 1.2। हमसे पूछा न्यू वेरिएंस, तो वेरिएंस न्यू क्या होगा, इसका स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर 1.44। दिस विल बी माय आंसर, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगर वेरिएंस में लिखना चाहें तो वेरिएंस में अगर मैं के से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास वेरिएंस क्या होता है, के स्क्वायर से डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होगा तो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। चले आगे। तो अगर आप इसमें पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं कि भाई 3.6 का मैं रूट निकाल लेता, फिर उसमें आपको क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता 3 स्क्वायर से, तो वैसे भी आ जाता आपका आंसर। अगला सवाल, एक गेम है जिसकी एंट्री फी 150 रुपए है। गेम में क्या होता है, एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है। धना ने एक टिकट खरीद ली एंट्री के लिए। अगर एक या फिर 2 हेड आ जाते हैं तो उसे एंट्री की फीस वापस मिल जाती है। अगर 3 हेड आ जाते हैं तो उसे डबल मिलता है एंट्री फीस का, और उसके अलावा कुछ होता है तो वो हार जाती है। तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसे जस्ट उसकी एंट्री फीस वापस मिल जाए। तो कॉइन को अगर हम 3 बार उछालते हैं तो क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। आप कहेंगे सर हेड से स्टार्ट होता है, टोटल 2 केसेस होते हैं, हेड या टेल, तो 2 की पावर 3, 3 बार उछालेंगे तो टोटल 8 केसेस बनते हैं। अगर इसे लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, पहले आप हेड को 4 बार लिख लो, 8 है तो, फिर टेल को 4 बार लिख लो, फिर यहां पे हेड को 2 बार, टेल को 2 बार, हेड को 2 बार, टेल को 2 बार, फिर हमारे पास हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड एंड टेल। इस तरीके से हम सारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरे सारे के सारे केसेस होंगे। हमें कौन सा केस चाहिए, अगर उसकी एंट्री फी वापस करानी है तो कहता है कि 1 या फिर 2 हेड अपीयर होनी चाहिए सिर्फ, या तो 1 या फिर 2। तो 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, 1 यहां पे है, 2 यहां पे है, 1 यहां पे है, 1 यहां पे है। तो कितने केसेस हो गए, 6 केसेस आउट ऑफ 8 केसेस इसमें उसकी एंट्री फीस वापस होगी। तो ये क्या आ जाएगा, 3/4। लॉजिकली भी आप देखें तो इसे इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्टली कहते सर क्या हो सकता है मेरे पास, हेड या तो 0 बार आएगा, या फिर 1 बार, या फिर 2 बार, या फिर 3 बार। 3 बार हेड वाला केस कौन सा होता है, एच एच एच। 0 बार हेड वाला केस कितना होता है, ये होगा मेरे पास टेल टेल टेल। तो 2 ही केसेस बने ना, टोटल केसेस कितने हैं, 8। तो 2/8 में से 2 घटाया और डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया 3/4। तो यही मेरा आंसर है। पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे भी सोच सकते हैं। चलो आगे। अगर यहां पे 2 की जगह 3 की जगह 10 कॉइन उछाले जाते हैं तो फिर मैं बाइनोमियल का यूज करके आंसर निकालता, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा के, फिर उसमें डायरेक्टली आ जाता, उसमें भी आसानी से आंसर मिल जाता। चले आगे बढ़ते। क्वेश्चन में कहता है कौन से सेट ऑफ डेटा में मीन, मीडियन एंड मोड की सेम वैल्यू रहेगी। तो आप देखेंगे यहां पे
2224, मोड क्या है 2, ठीक है, मोड मीडियन, मीडियन क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन दोनों का एवरेज लेंगे तो 2, और मेरे पास मीन क्या होगा आपको ऑलरेडी दिख रहा है भाई, सम। अगर मैं करूंगा तो 10/4 2.5, ये तो नहीं हो सकता। अगर मीन वैसे भी लाना था आपको, जैसे 2-3 बार आ रहा है, तो चौथा भी अगर 2 ही होता तो मैं कहता सारी वैल्यूज का मीन भी क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, और मीडियन मोड तो ऑलरेडी 2 दिख रहा है। अगले पे चलते हैं, 13335। अच्छा, अब इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 5 वैल्यूज हैं, तो मिडल वैल्यू क्या होगी, मीडियन, तो मीडियन आ गया 3, 3 ही सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मोड भी आ गया 3। और अगर मैं इसका क्या निकालूं, मीन, तो मीन भी आपको दिख जाएगा 3 जा रहा है, ये 3 से 2 ज्यादा है, ये 3 से 2 कम है, तो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा, 0, तो मीन भी कितना आ जाएगा मेरे पास 3, तो यही आंसर हो जाएगा। बी सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बाकी सम कर लो, वरना डिवाइडेड बाय 5 कर लो, जैसे डेविएशन कंसेप्ट नहीं पता तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, कोई भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। आई होप आपने टेस्ट के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। अभी आप लोगों से यही विदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।